Hello everyone. So in the last class, what we saw in the last class, we completed Fermi-Dirac gas, and we have also seen the variation of Fermi-Dirac distribution function at temperatures other than absolute zero with respect to the energy. Now हमने और क्या देखा था लास्ट क्लास में, अगर हमारा जो टेम्परेचर होगा इट इज वेरी वेरी लेस देन the Fermi temperature Tf, that is when Kt is very very less than UF0, where UF0 is the Fermi energy at absolute zero, then in that case our Fermi Dirac gas is strongly degenerate. And when the temperature is greater than Tf, in that case the distribution is slightly or weakly degenerate, and when the temperature is very much greater than the Fermi temperature, in that case the distribution is non degenerate. और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो अल्फा है हमारा, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव इन केस ऑफ स्ट्रांगली डिजेनरेट सिस्टम्स एंड इट इज पॉजिटिव फॉर नॉन डिजेनरेट एंड स्लाइटली डिजेनरेट systems. So this shows that हमारा जो Fermi energy है UF, it is greater than zero at low temperature and less than zero at high temperatures. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो अब हमें क्या करना है आज, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डीजेनरेसी ऑफ Fermi गैस. तो हम इसमें 3 केसेस स्टडी करेंगे. एक तो हम स्टडी करेंगे वीक डीजेनरेसी, दिस इज वीक, VEAK, दिस इज नॉट डबल EK, इसको करेक्ट कर लो. एक तो हम स्टडी करेंगे वीक डीजेनरेसी केस. वीक डीजेनरेसी हमारा कब होता है? एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स व्हेन T इज ग्रेटर देन TF. ठीक है, इस केस में हमारा जो डीजेनरेसी है फर्मी डिराक गैस की, इट इज वीक और यू कैन से इट इज स्लाइट. Or you can say that at T greater than Tf, the Fermi Dirac gas is said to be slightly or weakly degenerate. That means Kt is greater than UF0, where UF0 is representing the Fermi energy at absolute zero. और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था for slightly degenerate systems, जो हमारा alpha होता है, it comes out to be positive. Alpha is positive and UF is less than zero. That means UF is negative or alpha is positive for the slightly or weakly degenerate systems. So if alpha is positive, then what would be capital D? Capital D हमारा क्या है? This is equal to e raised to power minus alpha. So if alpha is positive, this means e raised to power minus alpha जो है it will be less than 1. ये तुम सबको पता है. ठीक है, तो सबसे पहला केस हम देखेंगे वीक डीजेनरेसी का. उसके बाद हम 2 केसेस और देखेंगे. एक केस हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी का एट एब्सोल्यूट जीरो, और एक केस हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी का एट टेम्परेचर्स अदर देन एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे द केस ऑफ वीक डीजेनरेसी. तो यहाँ पर हमें पता है फॉर वीक डीजेनरेसी दैट इज फॉर T greater than TF, UF is negative, alpha is positive, so our D will be less than 1. ठीक है, so now for D less than 1 we can write, देखो हमारे पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में डिनोमिनेटर में एक टर्म आती है e raised to power alpha प्लस x प्लस 1. ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो हमने डेरिवेशन किया था. ठीक है, जब फर्मी डिराक गैस का, वहां पे हमने F1 अल्फा और F2 अल्फा जो है वो लिखा था. ठीक है, और वो हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ x. x जो है उसको हमने लेट किया था U अपॉन KT. ठीक है, अगर तुम लोग को याद हो हमने सेम प्रोसीजर बोस-आइंस्टीन गैस में किया था, सेम फर्मी डिराक गैस में किया था. जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है फर्मी डिराक गैस का पार्ट 1, उसमें ये चीज देखना. इन द इक्वेशन नंबर 30 4.30 हमने x जो है उसको लेट किया था U अपॉन KT. ठीक है, और हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर आता है, अगर मैं उसको कंटिन्यूम लिमिट में बोलूं, देन आई से NU DU इज इक्वल टू GU DU अपॉन e raised to power alpha प्लस U अपॉन KT प्लस 1. ठीक है, ये जो U अपॉन KT था इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था बाय x. ठीक है, सो व्हाट विल बी 1 अपॉन e raised to power alpha प्लस x प्लस 1.
आगे अभी हम देखेंगे कि मैं इस टर्म को क्यों सॉल्व कर रही हूँ। नाउ ई रेज टू पर अल्फा को आई कैन राइट एज 1/d, ई रेज टू पर अल्फा प्लस एक्स को आई कैन राइट एज ई रेज टू पर अल्फा इंटू ई रेज टू पर x, and e raised to power alpha is 1/d, since d is e raised to power minus alpha, so I can write it as 1/d into e raised to power x plus 1. This can be written as 1/d into e raised to power x plus 1 whole to the power minus 1. Now this is equal to 1/d e raised to power minus x plus 1 raised to power minus 1. This can be written as d into e raised to power minus x in bracket 1 plus d into e raised to power minus x raised to power minus 1. ये कैसे आया? अगर मैं इसका LCM लूंगी तो डिनोमिनेटर मेरा होगा d into e raised to power minus x, न्यूमरेटर आएगा 1 plus d into e raised to power minus x एंड रेज टू पावर माइनस 1. तो ये टर्म तो मेरे पास ऐसे आ गई न्यूमरेटर की, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, d इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1. सो इट बिकम्स d इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आई होप ये क्लियर होगा तुम सबको. देन वी कैन एक्सपैंड दिस टर्म सिंस d इज लेस देन 1. अब देखो, जब हमने फर्मी डिराक गैस का डेरिवेशन किया था तो वहां पर हमने F1 अल्फा और F2 अल्फा को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि हमने ये बोला था कि अल्फा जो है इट कैन टेक बोथ दी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज. तो फिर हमने जो है सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन function, and we studied the system for very low temperatures and for absolute zero when t is equal to 0 Kelvin. उसके बाद हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन टू द सिस्टम. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हमें पता है d जो है इट इज लेस देन 1 फॉर द केस ऑफ वीक डिजेनरेसी. जब हमने बोस-आइंस्टीन गैस का डेरिवेशन किया था वहां पे हम F1 अल्फा और F2 अल्फा जो है उसकी वैल्यू सॉल्व कर पाए थे, उस इंटीग्रल्स को सॉल्व कर पाए थे फॉर द केस ऑफ d टू बी लेस देन 1. ठीक है, तो अब जब हम वहां सॉल्व कर सकते थे तो हम यहाँ पे भी वो इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें पता है अल्फा जो है नाउ इट इज पॉजिटिव, इट इज टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. ऐसा नहीं है कि अल्फा जो है अब दोनों वैल्यूज लेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो अब F1 अल्फा और F2 अल्फा इंटीग्रल्स को सॉल्व करना आसान है. तो अब हम जो है नंबर ऑफ particles in the system and total energy of the system निकालेंगे for this Fermi-Dirac gas for the case of weak degeneracy. ठीक है, प्रोसीजर डिट्टो सेम है जो बोस-आइंस्टीन गैस का था. तो अगर ये F1 अल्फा और F2 अल्फा यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है देन एक बार वो बोस-आइंस्टीन गैस का डेरिवेशन जरूर देख लेना. ठीक है, नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप ये हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 और d हमारा लेस देन 1 है, सो वी कैन एक्सपैंड इट बाइनोमियली. नाउ व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल एक ब्रैकेट आएगा. तो हमने इसका एक्सपेंशन किया 1, यहाँ 1 प्लस एक्स रेज टू पर -1, यहाँ x हमारा क्या है d इंटू ई रेज टू पर -x. तो फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस d इंटू ई रेज टू पर -x प्लस d स्क्वायर ई रेज टू पर -2x एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ हमारा F1 अल्फा क्या था, F1 अल्फा जो हमारा फर्मी डिराक गैस में था वो हमारा क्या था, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x रेज टू पावर हाफ dx 1 अपॉन d e रेज टू पावर x प्लस 1 हमारा ये आया था. ठीक है, दिस यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4.32 in the derivation of Fermi-Dirac gas, the page number 125, equation number 4.32. ठीक है, in the derivation of Fermi-Dirac gas हमने वहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों की एक्सप्रेशन लिखी थी इन टर्म्स ऑफ F1 अल्फा एंड F2 अल्फा. नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दीज इंटीग्रल्स F1 अल्फा एंड F2 अल्फा फॉर द केस ऑफ वीक डिजेनरेसी व्हेन d इज लेस देन 1 एंड अल्फा इज पॉजिटिव. ठीक है, तो नाउ अब इस F1 अल्फा का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. 2 अपॉन रूट पाई को हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट में वी हैव
अब हमारे पास ये टर्म है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं अब रिपीट नहीं करूंगी, मैंने पहले अच्छा खासा ये डिटेल में जो है तुम लोगों को समझाया था। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ बोस-आइंस्टीन गैस का डेरिवेशन, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये हमने कैसे किया। वहां पर जो हमने F1 अल्फा और F2 अल्फा लिया था वो हमारा इसी तरीके का आया था, बस एक चीज का डिफरेंस था, यहाँ पे हमारा +1 है, वहां हमारा -1 था। देखो ये बोस-आइंस्टीन गैस का हमारा डेरिवेशन था। यहाँ हमारी F1 अल्फा की सेम यही एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे +1 की जगह -1 है। सिमिलरली यही चेंज जो है F2 अल्फा की एक्सप्रेशन में भी आएगा। F2 अल्फा जो है यहाँ पर जो है -1 है, फर्मी डिराक गैस में बस +1 है, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोस-आइंस्टीन में यहाँ माइनस होता है, फर्मी डिराक में यहाँ प्लस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास था 1 - x⁻⁻1। अब हमारे पास है 1 + x⁻⁻1। तो पहले हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था 1 + x + x² + x³ सो ऑन का। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो डिट्टो यही आएगा सॉल्व करके, बस जो है माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब हमारी जो ये टर्म है फर्मी डिराक में, ये हमारी माइनस होगी, ये प्लस होगी। ठीक है, तो अब हमारी जो एक्सप्रेशन है F1 अल्फा की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी d - d²/2⁻³ + d³/3⁻³ एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ F1 अल्फा, सो वी आर गेटिंग दिस फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, बोस-आइंस्टीन गैस का आई गेस तुम सब लोगों को याद है, और अगर इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन अगेन सी दिस डेरिवेशन, दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ना यहाँ पर अब हमारे पास क्या था, देखो यहाँ d से हमारा फैक्टर है मल्टीप्लाइड, कॉमन हमने लिया था। ठीक है, तो अब हमारा माइनस वाला फैक्टर क्या था, d × d², तो मतलब हमारी d² वाली टर्म जो है वो अब नेगेटिव हो गई, d³ वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, देन d4 वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी। वही हमारा यहाँ पर आया, रेस्ट हमारा डिट्टो सेम है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ F1 अल्फा विच वी हैव ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डिट्टो बोस-आइंस्टीन के जैसा है। एग्जाम में जब ये केस आएगा वीक डिजेनरेसी का, तो उसमें तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन याद है, टाइम कम होता है बिकॉज ये पेपर वैसे ही बहुत लेंथी होता है, तो अगर टाइम कम है then there is no need to solve each and every integral here, you can directly write this expression, but you have to remember this expression and you have to write the correct expression, क्योंकि बिना इंटीग्रेट करे अगर लास्ट में एक्सप्रेशन लिखोगे और एक्सप्रेशन अगर गलत हुई तो आगे का सारा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। सो इफ यू आर नॉट showing the integrations separately, then you have to remember this expression correctly. Now similarly we can write F2 alpha as d - d²/2⁵ plus d³/3⁵ and so on. बोस-आइंस्टीन गैस में हमने F2 अल्फा जो है उसके एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, यहाँ पर भी अब इतना ही डिफरेंस है, बस डिनोमिनेटर में बोस-आइंस्टीन गैस में माइनस था, फर्मी डिराक गैस में +1 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमारा ये वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा, ये वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, we have alternate positive and negative values. So F2 alpha will become d - d²/2⁵ and so on. ठीक है, now we can substitute these values of F1 alpha and F2 alpha in the expression of total number of particles and total energy of the Fermi Dirac gas. क्योंकि अब हमें F1 alpha और F2 alpha की वैल्यू पता है, तो we can directly substitute in the expressions of n and u and get the value of the total number of particles and total energy of the system. In this case, we do not need any Fermi-Dirac distribution function because we know that alpha जो है it can take only positive values. So d जो है हमारा it is always less than 1. So for the temperatures T greater than TF.
ये TF इज द फर्मी टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन सिर्फ वीक डीजेनरेसी के केस में पॉसिबल है, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी में वी हैव टू प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है n की जो हमारी एक्सप्रेशन थी फर्मी डिराक गैस के डेरिवेशन में, विच वाज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4.31 और टोटल एनर्जी की जो हमारी एक्सप्रेशन थी गिवन बाय इक्वेशन 4.33 ऑन पेज नंबर 125। ये तुम लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ये हमारा है फर्मी डिराक गैस पार्ट 1। ठीक है, उसके अंदर, और मैं वैसे बुक में भी डायरेक्टली तुम लोग देख सकते हो ऑन पेज नंबर 125 इक्वेशन नंबर्स 4.31 एंड 4.33। तो वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करी द वैल्यूज ऑफ F1 अल्फा एंड F2 अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। नाउ वी विल फाइंड U अपॉन N। U इज द टोटल एनर्जी, N इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो U अपॉन N इज द एनर्जी पर पार्टिकल। तो ये हमारा कितना आएगा, हमारा ये वाला फैक्टर जो है ये कॉमन है U में भी और N में भी, सो इट विल कैंसल आउट। एक फैक्टर हमारा क्या कॉमन है, इसमें से भी हम D कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम D कॉमन ले सकते हैं, तो वो D भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट इज U अपॉन N, 3/2 KT इंटू ये हमारा U का स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म है, ये N की स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म है, N हमारा डिनोमिनेटर में है, तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे देन वील हैव रेज टू पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से मैं D कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से D रेज टू पावर -1 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा ये D इंटू D रेज टू पावर -1 क्या हो जाएगा 1। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद 3/2 NKT ब्रैकेट में 1 minus D upon 2 raised to power 5/2 and so on, and in this bracket what will I have, और ये हमारा क्या है D is less than 1। ठीक है, तो D स्क्वायर जो है वो और छोटा होगा, D क्यूब भी और छोटा होगा, तो इसको अगर मैं एक फैक्टर मान लूं, ठीक है, तो ये मेरा किस तरीके से हो गया, और यहाँ पे अगर मैं माइनस भी अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का 1 माइनस एक्स देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम अभी से फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आई विल गेट 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास और टर्म्स आएंगी जो धीरे धीरे करके और छोटी होती जाएंगी, बिकॉज D इज लेस देन 1, तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब और छोटा होगा, फोर्थ पावर और छोटी होगी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 हमारा क्या हो गया 1, देन 1 इंटू D अपॉन 2 रेज टू पावर 3/2, then minus D upon 2 raised to power 5/2 into 1 will be this, और भी टर्म्स हमारी आएंगी स्क्वायर वाली। ठीक है, और हम यहाँ पर जो है सिर्फ इतनी ही टर्म्स लिख रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये अभी पहले इसको समझ लो, ये हमारा क्या आया, दिस इज एनर्जी पर पार्ट, दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी पर पार्टिकल हमारा U अपॉन N था, इस N को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, सो इट बिकम्स 3/2 NKT। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये हमारा इतना आया। तो ये एनर्जी जो है फर्मी डिराक गैस की है when temperature is greater than TF, that means for intermediate temperatures the total energy of the system comes out to be this, given by equation number 4.47। ठीक है, now अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्लासिकल लिमिट जो है हमारी कैसे रीच होती है। नाउ टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अगर हम जो है सिर्फ कंसीडर करें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक, दैट मीन्स हम सिर्फ D तक रहें, जो D स्क्वायर D क्यूब जो ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको नेग्लेक्ट करें, सिंस D इज लेस देन 1 तो स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब और छोटा होगा। सो इन दैट केस हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी,
I'll retain only up to this first term and will neglect all these terms. So it will be simply this term into D. Similarly, total energy क्या होगी? This term into D. ठीक है? Neglected the higher order terms. So if I neglect the higher order terms and retain only up to the first order term, then what will be n? N will be given by this expression and the total energy will be given by this expression. So now in this case, what will be U upon n? It will be 3 upon 2 kT, or U is equal to 3 by 2 n kT. अब ये energy किसकी है? This is a well known equation for a perfect gas in classical statistics. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, अगर D हमारा लेस देन 1 है, in that case we get this equation 4.47 that represents the total energy of a Fermi-Dirac gas when the temperature is greater than TF, or when we are talking about the intermediate temperature. So at intermediate temperatures, the total energy of Fermi-Dirac gas is given by this expression if D is less than 1. ठीक है? डी हमारा लेस देन 1 होगा, अल्फा जो है हमारा वो पॉजिटिव होता है एट द इंटरमीडिएट टेम्परेचर. सो फॉर दैट केस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. बट अगर हमारा डी जो है वो और कम हमारा अगर होता जाएगा, D अगर हमारा कम होता जाएगा, तो D स्क्वायर, D क्यूब, D4 हमारे और कम होते जाएंगे, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. सो अगर हमारी D की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी, इन दैट केस जो हमारी फर्मी डिराक गैस है वो नॉन डीजेनरेट हो जाएगी. इट विल नो लॉन्गर बी डीजेनरेट. ठीक है, ये इसका जो है मतलब है. So when I compare the equations 47 and 48, we can say that जो हमारी ideal Fermi-Dirac gas है, हम perfect Fermi-Dirac gas ले रहे थे. जब हमने Fermi-Dirac gas का derivation किया था, we were considering the perfect gas. Perfect means the ideal gas. तो जो हमारी ideal Fermi-Dirac gas है, that means जो हमारे fermions हैं, they are non-interacting. In that case, this gas deviates from the perfect gas behavior, and this deviation is called the gas degeneracy. हमें पता है gas degeneracy क्या होता है? This is the deviation of the gas from the perfect gas behavior. तो यहाँ पे हमने देखा from equation number 47, जो हमारी ideal Fermi gas है, it is deviating from the perfect gas behavior under the condition of D less than 1 or T greater than TF. So what we can say that for T greater than TF or D less than 1, Fermi gas is slightly degenerate. और जैसे जैसे हमारी D की वैल्यू और कम होती जाएगी, then in that case degeneracy decreases and you can say Fermi-Dirac gas जो है it now becomes non-degenerate. For D very very less than 1, the energy becomes 3 upon 2 nkt, which is the well-known equation for a perfect gas in classical statistics. इसका मतलब degeneracy हमें कहाँ से पता चल रही है? Degeneracy हमें पता चल रही है D से, which is e raised to power minus alpha. So we can say that degeneracy जो है it is a function of D. यही सेम चीजें जो है हमने बोस-आइंस्टीन गैस में भी ऑब्जर्व की थी कि D की वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतना ही जो हमारी गैस है वो नॉन डीजेनरेट होगी, और जैसे जैसे हमारी डी की वैल्यू बढ़ेगी हमारी डीजेनरेसी जो है वो भी बढ़ेगी. सो हेंस ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ डी, द डीजेनरेसी विल बी मोर मार्क्ड. जितनी ज्यादा वैल्यू होगी डी की उतनी ही ज्यादा डीजेनरेसी होगी, जितनी कम वैल्यू होगी डी की उतनी ही कम डीजेनरेसी होगी. सो फॉर डी लेस देन 1 और टी ग्रेटर देन टी एफ, फर्मी गैस इज स्लाइटली डीजेनरेट. ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है हमारा बहुत ज्यादा हो जाए TF से, तो उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में हमारी जो गैस है दैट विल बिकम नॉन डीजेनरेट. यही चीज जो है हमने बोस-आइंस्टीन गैस में भी देखी थी. जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम था, एट दैट केस डीजेनरेसी जो है एनर्जी लेवल की वो स्टार्ट हो रही थी. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? जब हमारा टेम्परेचर जो है बहुत लेस है TF से, फर्मी टेम्परेचर से, उस केस में जो हमारी गैस है दैट इज स्ट्रांगली डीजेनरेट. और जब हमारा T जो है इट इज नियरली इक्वल टू TF, और यू कैन से दैट इट इज ग्रेटर देन TF. If we are talking about the intermediate temperatures, then in that case a Fermi-Dirac gas becomes weakly or slightly degenerate.
and in this case D is less than 1. जब हमारा D बहुत ज्यादा कम हो जाएगा 1 से, then in that case our gas becomes non-degenerate. So now we'll see the case of strong degeneracy. हमने जो है weak degeneracy का case study कर लिया और हमने ये भी देख लिया गैस जो है नॉन डिजेनरेट कब होगी. अब हम देखेंगे the case of strong degeneracy. That means when T is very very less than TF. जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम है फर्मी टेम्परेचर से. तो जब हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा फर्मी टेम्परेचर से, दैट मीन्स फॉर स्ट्रॉन्गली डिजेनरेट सिस्टम्स जो हमारी अल्फा होगा दैट विल बी नेगेटिव. अल्फा की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी और हमारा जो यूएफ होगा दैट विल बी पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर. ये हमने पहले भी देखा था. ठीक है, व्हेन वी वर कंक्लूडिंग द फर्मी डिराक गैस, वहां पर हमने ये चीजें बताई थी. व्हेन T is very very less than TF, the gas is strongly degenerate. When T greater than TF, gas is weakly or slightly degenerate. When T is very very greater than TF, then the gas is non degenerate. अब हम जो है इसको इन डिटेल पढ़ रहे हैं वन बाय वन. तो हमने केस पढ़ लिया फॉर T ग्रेटर देन TF का, दैट मीन्स फॉर वीक डिजेनरेसी, और हमने उसमें देखा D लेस देन 1 होता है. फिर हमने वहां से नॉन डिजेनरेट का केस भी पढ़ लिया. जब D हमारा बहुत कम हो जाता है 1 से, इन दैट केस जो एनर्जी होती है दैट बिकम्स 3/2 NkT. अब हम स्टडी करेंगे when T is very very less than TF. That means when we are talking about the very low temperatures, उस केस में हमारा जो अल्फा है it becomes negative. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे. जब अल्फा हमारा नेगेटिव है, डी हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा, सो डी बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. यही चीज हमने यहाँ देखी थी ना, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ डी, द डीजेनरेसी विल बी मोर मार्क्ड. यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू जो है वो काफी बढ़ गई है, तो हमारी जो डीजेनरेसी है वो भी काफी बढ़ जाएगी. Since degeneration जो है it increases with increase of D, so in this case degeneracy becomes more prominent. इस केस में जो हमारी फर्मी डिराक गैस है उसका डेविएशन जो है परफेक्ट गैस बिहेवियर से और ज्यादा हो जाता है. इट इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीज इन टेम्परेचर और विद इंक्रीज इन D. So from equation number 4.45 up to the first approximation we have. Now what is equation number 45? Equation number 45 हमने यहाँ लिखी थी this one. तो ये कहता है up to the first approximation, that means when we are only considering the first order of D, then in that case what we can write D in terms of N. D हमारा कितना हो जाएगा, it will simply be NH cube upon GS into V into 2m pi KT raised to power 3/2. तो यहाँ से हमने लिखा द एक्सप्रेशन ऑफ D जैसे हमने बोस-आइंस्टीन गैस में भी लिखा था. ठीक है, up to the first approximation we can write D in terms of N upon V and the temperature. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं from this equation, जो हमारा ये factor है D का, which is also known as the degeneracy factor, it is depending upon N upon V, which is the number of particles per unit volume. ठीक है, or you can say that this is representing the particle density. It is dependent on N upon V and it is also dependent on temperature. तो T हमारा जितना कम होगा D हमारा उतना ही ज्यादा होगा. So when we are talking about low temperatures, तो वहाँ पे D की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. So degeneracy जो है वो हमारी increase हो जाती है. So from this equation, it is obvious that gas will be strongly degenerate at low temperatures and for high particle densities, because D is directly proportional to N upon V and inversely proportional to T. तो T जितना कम होगा, पार्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा गैस हमारी डीजेनरेट होगी, क्योंकि उतनी ही ज्यादा हमारी D की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब इस कंडीशन में टू सॉल्व द इंटीग्रल्स f1 एंड f2 अल्फा विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था जब हम फर्मी डिराक गैस कर रहे थे, वहां पर वी वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सिस्टम एट लो टेम्परेचर्स, और वहां पे हमने देखा था फॉर लो टेम्परेचर्स वी cannot evaluate the integrals
F1 alpha and F2 alpha. So in that case, we studied the system with the help of Fermi-Dirac distribution function. तो अब हम यहाँ पर भी यही करेंगे, because here also we are talking about the low temperatures only. So we cannot evaluate the integrals F1 alpha and F2 alpha, since under these conditions, under the conditions of strong degeneracy, the solution, the evaluation of these integrals is very cumbersome, is very difficult. So what we will do now, अब हम स्टडी करेंगे दिस केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी अंडर टू टेम्परेचर रेंजेस. एक हम लेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो, एक हम लेंगे एट टेम्परेचर्स अदर देन एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और टेम्परेचर्स अदर देन एब्सोल्यूट जीरो उनको अलग अलग स्टडी करेंगे. सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट the temperature T equal to 0 Kelvin and the non-zero temperatures. ठीक है, पर D जो है हमारा that will remain very very greater than 1 in the second condition. दोनों ही जो हम system study कर रहे हैं, we are studying the system at low temperatures. D equal to 0 Kelvin का मतलब तो मिनिमम है 0 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पर तो D हमारा ज्यादा होगा ही 1 से. दूसरा हम ले रहे हैं at T greater than 0 केल्विन. T हमारा 0 केल्विन से ज्यादा है, बट इट इज वेरी वेरी लेस देन TF द फर्मी टेम्परेचर. फर्मी टेम्परेचर से कम है, उससे ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट केस स्टडी करेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो के बारे में हमें ऑलरेडी ही बहुत कुछ पता है. हम क्या कहते हैं कि at low temperatures D is very very greater than 1. Now what about the minimum temperature at T equal to 0 Kelvin? जब T हमारा 0 की तरफ जाएगा, both are inversely proportional to each other. So from this equation number 49, we can easily say that as T tends to 0, D tends to infinity. That means D हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, maximum हो गया. So we can easily say that in this case a Fermi-Dirac gas is completely degenerate. यहाँ हम strong weak की बात ही नहीं करेंगे. We can say that it is completely degenerate because D जो है it is tending to infinity, the maximum value that it can take when T tends to 0. So at absolute zero, when T is equal to 0, D tends to infinity. So in this case, Fermi-Dirac gas जो है it is completely degenerate. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सिस्टम को स्टडी करेंगे. At T equal to 0 हमें पता है जो Fermi-Dirac distribution function होता है, it is 1 upon e raised to power u minus uf upon kt. And for the energies in this range, when U is lying between 0 and the Fermi energy UF, then Fermi-Dirac distribution function becomes 1. ठीक है, at absolute 0 T को हम 0 put करेंगे, U less than UF है, that means negative. यहाँ पे +1 भी आएगा, इसको लिख लो. ठीक है, तो हमारा ये नेगेटिव हो गया, e raised to power माइनस इंफिनिटी हो गया, e raised to power माइनस इंफिनिटी हमारा 0 होता है. सो वी हैव 1 upon 0 plus 1, so this is 1. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. So in this range, Fermi-Dirac distribution function is 1, and when the energy is greater than the Fermi energy, then Fermi-Dirac distribution function is 0. That means जब हमारी एनर्जी जो है Fermi energy से ज्यादा है, उस केस में वहां उन एनर्जी लेवल्स पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा at T equal to 0 Kelvin. Or we can say that at T equal to 0 Kelvin, all the energy levels up to the Fermi level will be completely filled, and all the levels above the Fermi levels will remain vacant. So what will be our NU DU? NU DU हमारा क्या होता है? This is equal to FU into GU DU. ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन होती है. एंड 0 से UF तक ही जो है हमारे पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है. UF के ऊपर number of particles are 0. No particles are residing in the states which are having the energies greater than the Fermi energy. So for U greater than UF, our number of particles जो है that is 0. ठीक है, यहाँ पर आएगा U greater than UF, not greater than equal to. ठीक है, up to the Fermi level जो हमारे states हैं वो filled होती हैं. Above Fermi level, the states are vacant at absolute 0. तो 0 से UF के बीच में हमारा NU DU क्या हो जाएगा? It is GU into FU DU. FU हमारा 1 होता है, तो NU DU is simply GU DU.
दिस इज GU, हमें पता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है ये कर रखा है इन द डेरिवेशन ऑफ फर्मी डिराक गैस, हमने ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी निकाली थी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देती हूँ, ये हमारी एक्सप्रेशन थी जब हमने फर्मी डिराक गैस का डेरिवेशन किया था, ठीक है। अब हमारा एट एब्सोल्यूट जीरो ये जो FU है ये 1 है, सो DNU और NU DU जो है इट इज सिंपली GU DU गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि FU जो है वो हमारा 1 हो गया है फॉर U greater than equal to 0 and less than equal to UF. So we can write DN as this. So now what we have to find the total energy of a perfect Fermi-Dirac gas at absolute zero, or you can say that 0 point energy of Fermi gas. 0 point energy क्यों कह रहे हैं? Because we are finding the energy of the gas at absolute zero at T equal to 0 Kelvin. ठीक है, ये Kelvin में है। हमने वीक डिजेनरेसी में टोटल एनर्जी निकाल ली, इट वाज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने नॉन डिजेनरेसी में एनर्जी निकाल ली गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब हमें एनर्जी निकालनी है फर्मी डिराक गैस की एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। फिर हम एनर्जी निकालेंगे फर्मी डिराक गैस की एट टेम्परेचर्स अदर देन एब्सोल्यूट जीरो, बट इट विल बी वेरी वेरी लेस देन द फर्मी टेम्परेचर, ठीक है। टी हमारा ग्रेटर तो होगा 0 केल्विन से, बट वो वेरी वेरी लेस देन TF जो है रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो D है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रहेगा, वेरी मच ग्रेटर देन 1। So first case absolute zero पे we have to find the total energy of a perfect Fermi Dirac gas, which is also known as the 0 point energy of a Fermi gas. कैसे निकालेंगे हम total energy? हमारे पास कितने energy intervals हैं? We have different energy levels which are very closely spaced, and at absolute zero this Fermi level having the energy Fermi energy UF. ये जो हमारा फर्मी लेवल है, अप टू दिस ऑल दी एनर्जी लेवल्स जो है दे आर फिल्ड, ठीक है। अबव दिस फर्मी लेवल ऑल दी एनर्जी लेवल्स आर वेकेंट। इसका मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस रेंज में 0 से UF तक। तो हमें टोटल एनर्जी किसकी निकालनी है? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। एक पार्टिकल जो है, इंडिविजुअल पार्टिकल अगर हम बात करें, इट इज हैविंग द एनर्जी U। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे जो है इन द रेंज U एंड U प्लस DU इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, वेयर U जो है हमारा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू द फर्मी एनर्जी UF, ठीक है। हमें निकालनी है द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब एक पार्टिकल की अगर एनर्जी U है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर DN है, U से U प्लस DU में, सपोज मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, लेट्स से ये मेरा जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स रिसाइड कर रहे हैं उसकी एनर्जी U प्लस DU है। ये मेरा दूसरा एनर्जी लेवल है, यहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी एनर्जी U है। तो मुझे ये देखना है U प्लस DU रेंज के अंदर मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं, U एंड U प्लस DU रेंज, दैट मीन्स DU रेंज के बीच में मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं, इतने। हर एक पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी। मतलब इस रेंज में DU रेंज के अंदर एनर्जी कितनी हुई सारे पार्टिकल्स की, U इंटू दिस DN। हमें एनर्जी कितनी निकालनी है ग्राउंड स्टेट से UF तक, 0 से UF तक के बीच में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, इंटीग्रल 0 से UF U इंटू DN। आई होप ये सबको क्लियर है, ये इक्वेशन कैसे आई। अगर ये सबको क्लियर है तो रेस्ट तो उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। ये 0 पॉइंट एनर्जी है तो इसको हम U नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है द टोटल एनर्जी फ्रॉम 0 टू UF, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी कितनी एनर्जी है। तो एक पार्टिकल की एनर्जी U है, DN is representing the number of particles in the range DU, or you can say in the energy range U and U plus DU। तो U नॉट हो गया इंटीग्रेशन 0 से UF U into DN। Now substitute the value of DN from this expression
over here. So what we will get, यहाँ पे already u raised to power half है, यहाँ पे एक u है, तो it becomes u raised to power 3/2. Rest constant है, so they can come out of the integration. Now u raised to power 3/2 का integration बहुत simple है, u raised to power 5/2 upon 5/2, and the limits of integrations are from 0 to uf. Rest सारे constants हैं, they can be written as it is. Now ये जो denominator में f/2 है, it can be written as 2/5. Rest सारे same factors हैं. u raised to power 5/2 हमारा हो गया uf0 raised to power 5/2 after substituting the limits of integration. So this is equal to u naught, that is the 0 point energy of the perfect Fermi-Dirac gas, or you can say that this is the total energy of a Fermi-Dirac gas, of a perfect Fermi-Dirac gas at absolute zero. Now ये जो uf0 raised to power 5/2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ uf0 into uf0 raised to power 3/2, uf0 raised to power 5/2, 5/2 है ना पावर, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ uf0 into uf0 raised to power 3/2. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे I have substituted the value of uf0 raised to power 3/2. इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, हमने ऑलरेडी जो है इसकी एक्सप्रेशन निकाली थी, ये थी हमारी uf0 raised to power 3/2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3h³ into n divided by gs into 8√2 pi v into m raised to power 3/2. तो वही जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, फिर सारी चीजें हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी एंड वील बी लेफ्ट विद 3/5 into n into uf0, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगी। तो सिंपली हमारे पास अब 0 पॉइंट एनर्जी क्या आ गई परफेक्ट गैस की, हमारे परफेक्ट Fermi-Dirac गैस की हमारे पास वो आई 3/5 into n into uf0, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यूजुअली ये एग्जाम में आ जाता है, लाइक कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ 0 point एनर्जी ऑफ अ Fermi-Dirac gas, then in that case you can directly start with the strongly degenerate system. थोड़ा सा एक्सप्लेन करके you can directly start with 0 point energy derivation with the help of this strongly, with the help of this strong degeneracy. You can write that we have to find the 0 point energy of a Fermi-Dirac gas. That means we have to find the energy of a Fermi-Dirac gas at absolute zero, and we know that at t equal to 0 Kelvin जो हमारी Fermi-Dirac gas होती है, it is completely degenerate. उसके बाद थोड़ा सा ये explain करके you can directly start with this derivation, ठीक है। नाउ ये हमारी 0 पॉइंट एनर्जी है, जिसमें हमने यहाँ पर uf0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, uf0 रेज टू पावर 3/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, और uf0 जो है हमने उसको एज इट इज लिखा था। जब एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा तो uf0 की जो एक्सप्रेशन है उसको भी डिराइव करके दिखाना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ uf0 रेज टू पावर 3/2 here, so we'll have to show this derivation. हमने जो है Fermi-Dirac gas at absolute zero जब स्टडी किया था, वहां पे हमने डिराइव करी थी द एक्सप्रेशन ऑफ uf0, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को जो है शो करके दिखाना है, दिस वन। ये हमने uf0 डिराइव करा था ना, डायरेक्टली जो है तुम यहाँ तक डिराइव करके डायरेक्टली लिख सकते हो दैट uf0 रेज टू पावर 3/2 इज नाउ 3h³ into n divided by gs into 8√2 pi v into m raised to power 3/2. Then you can substitute it over here and get the value of u0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये हमारा 8 into √2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 4 into √2, यहाँ पर चला गया √2, ये हो गया 2 into 4, so this is simply 8 into √2. इसको हमने ऐसे 2 into 4 into √2 क्यों लिखा है, ताकि जो है ये हमारा यहाँ पे जो है जो
कटिंग हो रही है, जो हमें कैंसिल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या कैंसिल करना है। ठीक है, अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर डायरेक्टली 8√2 लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हें पता है दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज √2। सो न्यूमरेटर में भी 8√2 है, डिनोमिनेटर में भी 8√2 है। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करके देख लेना, यही एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ if this is the 0 point energy, what will be the 0 point pressure? 0 point pressure means the pressure of the Fermi-Dirac gas at T equal to 0 Kelvin. It is given by this expression 2 upon 3 into U naught upon V. You can substitute the value of U naught here. So the 0 point pressure becomes 2 upon 3 into 3 upon 5 into N into UF0. 3 will cancel out from both the numerator and denominator, and this P naught, the 0 point pressure, it will simply be 2 upon 5. 3 cancel out honge, so it is 2 upon 5 N upon V, the particle density, into UF0. This is representing the 0 point pressure of a perfect Fermi-Dirac gas, or the pressure of a perfect Fermi-Dirac gas at T equal to 0 Kelvin. So from equations 4.50 and 4.51, it is clear that a strongly degenerate Fermi-Dirac gas possesses energy and exerts pressure even at 0 Kelvin, unlike Bose-Einstein and classical gases, in which case the energy and pressure at absolute zero are zero. इस line का मतलब क्या है? Now this line is basically the conclusion of completely degenerate Fermi-Dirac gas which happens at T equal to 0 Kelvin. हमने जब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ा था या बोस आइंस्टीन गैस भी हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था, एट T equal to 0 Kelvin सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं they will come to the lowest ground state. They will come to the lowest quantum state, which is the ground state. That is the zero energy state. This happens at T equal to 0 Kelvin. Practically T equal to 0 Kelvin जो है achieve करना impossible है. We can reach to the nano kelvins or the micro Kelvin temperature, but 0 Kelvin पे practically reach होना जो है it is very difficult. तो हम ये बोलते हैं usually practically क्या होता है, at very low temperatures most of the particles जो है they occupy the lowest energy states, or you can say that they occupy the lowest energy state, the ground state. But T equal to 0 Kelvin पे क्या होता है, सारे के सारे particles जो होते हैं वो हमारे zero energy state पे आ जाते हैं, ground state पे. यहाँ क्या हो रहा है Fermi-Dirac गैस में at T equal to 0 Kelvin सारे के सारे particles जो हैं वो हमारे zero energy state पर नहीं है. हमारे पार्टिकल्स कहाँ तक है, हमारे पार्टिकल्स जो है दे आर फिल्ड अप टू द फर्मी लेवल. और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर फर्मियॉन्स. ईच एनर्जी लेवल जो है इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 1 फर्मियॉन अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, तो इस वजह से जीरो एनर्जी स्टेट पर वी कैन हैव ओनली 1 फर्मियॉन. देन वी कैन have more fermions in the lower energy states. ठीक है, so हमारे पास क्या है, we have large number of energy levels which are very closely spaced, and at 0 Kelvin what happens if these are the different energy levels at 0 Kelvin, this zero energy state, the ground state is occupied with 1 fermion, and then this second state is occupied with 1 fermion, then the third energy level with another fermion. So up to the Fermi level, all the energy levels are filled with 1 fermion, and as we move to the energy levels above the Fermi level, these levels are completely vacant, not occupying any fermion. तो इसका मतलब है at T equal to 0 Kelvin हमारी जो energy है at absolute zero, it is not zero. It is here 3 upon 5 into N into UF0. That is also known as the 0 point energy of a Fermi-Dirac gas. ऐसा क्यों हो रहा है, because सारे के सारे particles जो हैं वो zero energy state पे नहीं हो सकते. कुछ particles जो हैं higher energy states पर भी हैं,
up to the Fermi level, all the states are filled. ठीक है? So this happens at T equal to 0 Kelvin. अब next class में हम case B study करेंगे that what happens at temperatures above absolute zero, but ये जो हमारा टेम्परेचर है दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन फर्मी टेम्परेचर, बट इट विल बी ग्रेटर देन 0 केल्विन. दैट मींस डी जो है हमारा दैट विल रिमेन टू बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास कि इस केस में हमारी जो टोटल एनर्जी है फर्मी डिराक गैस की वो क्या होगी.